हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में आपको आसानी हो। फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीज़न क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। 1905 से पहले रशिया के सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अवस्था कैसी थी। ठीक है। सो द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905 वाज बैकवर्ड, यानी कि 1905 से पहले रशिया सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ राजनैतिक रूप में भी पिछड़ा हुआ था। सोशल कंडीशंस देखिए, 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट। 85% लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ खेती। इंडस्ट्री वर एग्जिस्टेंस मतलब बहुत कम था, बट रेयरली इन विच मोस्ट ऑफ द प्राइवेटली ओन, और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों द्वारा चलाई जाती थी, गैर सरकारी थे, सरकारी नहीं थे। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, तो अपने काम के आधार पर वर्कर्स को बांटा गया था। दे मेनली माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, गाँव से वर्कर्स को शहरों में लेकर आया जाता था सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। द पीजेंट्स community was deeply religious but did not care much about nobility. They believed that land must be divided among themselves. तो जो गरीब समुदाय था वो काफ़ी रिलीजियस था, लेकिन नोबिलिटी में विश्वास नहीं करता था। उन्हें ये लगता था कि जितनी भी ज़मीन है वो बराबर बराबर सब में बांट देनी चाहिए। ठीक है। जबकि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी थी कि मतलब ज़मीन को मोस्टली रिच लोग ऑन करते थे। नोबिलिटी का मतलब है कि चर्च में जो प्रीस्ट है, वो जो राजा है वो, और उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं यानी कि प्रिविलेजेस मिलती थी, जो कि पीजेंट्स को दुख होता था इस बात का। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस अगर देखें तो रशिया वाज गोइंग थ्रू हैड बैड पीरियड इकोनॉमिकली, बहुत बुरी आर्थिक अवस्था से गुजर रहा था उस समय रशिया। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स राइजेज वाइल रियल वेजेस डिक्रीज बाई 20%, मतलब लोगों की आय घट रही थी और सामान के दाम बढ़ रहे थे। ठीक है। जो ब्रेड 5 रुपए की थी वो 7 रुपए की हो गई, जिस इंसान की डेली इनकम 10 रुपए थी वो 8 रुपए हो गई। तो इससे क्या हुआ, महंगाई डबल दोनों तरफ से बढ़ गई, क्योंकि आमदनी भी घट गई और प्राइसेस भी बढ़ गए। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक, द स्ट्राइक स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर टुगेदर नॉन एज 1905 रेवोल्यूशन। सेंट पीटर्सबर्ग क्या था, एक फैक्ट्री थी, और वहाँ पर जो स्ट्राइक हुई उस स्ट्राइक से शुरुआत हो गई 1905 के क्रांति की। ठीक है। ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन देयर वेयर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, इसी रेवोल्यूशन के साथ पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ उठी। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, विश्वविद्यालय बंद हो गए, एंड वेरियस प्रोफेशनल एंड वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर यूनियंस बनाने लगे और अपनी अपनी डिमांड रखने लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स इस्टेब्लिश्ड द यूनियंस ऑफ यूनियंस डिमांडिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग की जाने लगी। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल बिफोर 1914, मतलब 1914 से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना गैर कानूनी था। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898
ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कहाँ कब फाउंड की गई थी? 1989 1898 में। ओके, 1898 में फाउंड की गई थी बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्ट मार्क्स आइडिया। कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे। द 1903 इन 1903 दिस पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। ये पार्टी दो लोगों में विभाजित हो गई, मेंजेविक एंड बोल्शेविक। द बोल्शेविक हु वेयर इन majority वेयर लेड बाय लेनिन। तो बोल्शेविक के लीडर कौन थे? कौन लीड कर रहा था उनको? लेनिन, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑन सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बाद लेनिन को सबसे बेहतर समाजवादी थिंकर माना जाता था। ठीक है, तो ये थी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशलिस्ट कंडीशंस रसिया की। ठीक है, 1905 से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वेज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917। 1917 से पहले रसिया की पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, काम करने वाली जनता थी, उनके हालात बाकी के देशों से अलग कैसे थे? तो देखिए, द वर्किंग पॉपुलेशन इन रसिया was different from other countries in Europe before 1917 because not all the Russians workers migrated from villages to work in the industrial sectors. Some of them continued to live in villages and went to work daily to the town. मतलब हर जो काम करने वाला था वो ऐसा नहीं था कि गांव में आके शहर में आके बस गया था। कुछ लोग आज भी विलेजेस में ही रहते थे और काम करने के लिए डेली शहर आते थे। दे वेयर डिवाइडेड ग्रुप्स, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, सोशली एंड प्रोफेशनली। कुछ लोगों को सोशली अलग किया गया था, मतलब ये लोग वाइट है, ये लोग ब्लैक है, या फिर ये लोग नेटिव्स है, ये लोग बाहर से आए हैं। इस तरह की सोसाइटी बना दी गई थी, उनको डिवाइड कर दिया गया था। और कुछ लोगों को प्रोफेशनली की, ये लोग टीचर्स हैं, ये लोग आर्टिसंस हैं, ये लोग म्यूजिशियंस हैं, ये लोग क्राफ्टर्स हैं जो क्राफ्ट करते हैं। तो इस तरह से डिवाइड किया गया था। और ये कैसे पता चलता था? दिस शोड इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स टू। वो कैसे बात करते हैं और कैसा कपड़ा पहनते हैं, इससे ये बात पहचाना जाता था। मेटल वर्कर्स वेयर द एरिस्टोक्रेट्स। मेटल वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट्स of the working class because their occupation demanded more training and skills. क्यों? क्योंकि यहाँ काम करने के लिए ना, आपको मेटल का काम करने के लिए बहुत ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी। नेवरदलेस द वर्किंग पॉपुलेशन वाज यूनाइटेड ऑन वन फ्रंट, स्ट्राइक अगेंस्ट वर्क कंडीशन एंड एम्प्लॉयर टायरनी। मतलब जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो सब एक साथ हो गई। किस चीज़ के खिलाफ? इस चीज़ के खिलाफ कि जो काम करने की कंडीशंस हैं, मतलब सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ बर्ताव अच्छा करना चाहिए, लेबर्स के साथ अच्छा आपको बिहेव करना होगा। ये सारी चीज़ों के मामले में वर्क कंडीशंस, मतलब आप बिना किसी सेफ्टी के ज़बरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, उसे सही से खाना खाने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से। तो वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयर टायरनी, मतलब बाकी की दुख दुविधाओं के मामले में सारे ही वर्कर्स एक जगह आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द सैरिट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। 1917 में जो टीसैरिट ऑटोक्रेसी थी वो कोलैप्स क्यों कर गई? तो जो द टीसार था, फर्स्ट डिसमिस्ड द इनिशियल 2 डूमास एंड देन पैक्ड द पार्लियामेंट विथ कंजर्वेटिव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान टीसार ने क्या किया था, क्या डिसीजन लिया था? वो जो डिसीजन लिया था टीसार ने, वो कंसल्टिंग द डूमा, वो उसने डूमा से बिना पूछे लिया था।
Large scale casualties of Russian soldiers in the war further alienated the people from the Tsar. और टीसार की इस गलती की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों के मारे जाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने टीसार का साथ छोड़ दिया. Burning of crops and buildings by the retreating Russian armies created huge shortage of food in Russia. खेतों का जला देना, खेतों को क्या किया था, जला दिया गया था और बिल्डिंग्स को भी जला दिया गया था और रशियन आर्मीज की वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज हो गई खाने की और इसीलिए टीसैरिट की जो ऑटोक्रेसी थी वो कोलैप्स कर गई क्योंकि वो सरकार सही से चला नहीं पाए. क्वेश्चन नंबर 4, मेक 2 लिस्ट्स, one with the main events and the effect of the February Revolution and the other with the main event and effects of the October Revolution. ठीक है, तो आपको 2 लिस्ट बनानी है. वन विथ मेन इवेंट, मुख्य इवेंट पर एक, ठीक है, उसका इफेक्ट भी बताना है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या था और दूसरा ये बनाना है कि मेन इवेंट एंड इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन. तो एक अक्टूबर रेवोल्यूशन और दूसरा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में आपको लिस्ट बनानी है. ठीक है, तो देखो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में 22 फरवरी फैक्ट्री लॉकआउट ऑन द राइट बैंक टुक प्लेस. तो फैक्ट्री बंद हो गई 22 फरवरी को. 25 फरवरी को डूमा डिसॉल्व हो गया. ठीक है, 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक्ड, रेजिमेंट सपोर्टेड ऑफ वर्कर्स फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स एंड 2 मार्च को क्या हुआ, टीसार एब्डिकेटेड हिज पावर. द सोवियत एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर रशिया. ठीक है, तो फरवरी में ये हुआ. द फरवरी रेवोल्यूशन हैड नो पॉलिटिकल पार्टी एट इट्स फ्रंट. मतलब जब फरवरी का क्रांति हुआ रसिया में, उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. इट वॉज लेड बाय द पीपल देमसेल्फ. लोग ही उसका नेतृत्व कर रहे थे. पेट्रोग्रेड हैड ब्रॉट डाउन द मोनार्ची. मोनार्ची मैंने आपको बताया था ना, मोनार्ची का मतलब आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा. एंड दस गेन अ सिग्निफिकेंट प्लेस अक्टूबर रेवोल्यूशन. तो कोई नेता ही नहीं था फरवरी रेवोल्यूशन में, इसीलिए फिर से क्या किया गया कि अक्टूबर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. 16 अक्टूबर को अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत. सोवियत के द्वारा क्या किया गया, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई. 24 फरवरी को द अपराइजिंग अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस. तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गया. मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कंट्रोल्स द सिटी बाय नाइट एंड मिस्ट्रेस सरेंडर. द बोल्शेविक गेन पावर. तो बोल्शेविक को पावर मिल गई, बोल्शेविक को क्या मिल गई, पावर मिल गई और मिनिस्टर्स जो थे उस समय के, उन सब ने सरेंडर कर दिया. द अक्टूबर रेवोल्यूशन वाज प्राइमरी लेड बाय लेनिन. अक्टूबर रेवोल्यूशन प्राइमरीली लेनिन द्वारा लीड किया गया था. एंड हिज सब ऑर्डिनेट ट्रोट्स्की एंड इन्वॉल्व द मासेस हु सपोर्टेड दिस लीडर्स. इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लेनिन्स रूल ओवर द सोवियत with the Bolshevik under his guidance. Okay, question number 5. What were the main changes brought about the Bolshevik immediately after the October Revolution? तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक ने क्या किया? The main change which were brought about the Bolshevik immediately after October Revolution, देखो, बैंक एंड इंडस्ट्रीज वेयर नेशनलाइज्ड. बैंक और इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. बोला कि
ये अब किसी की संपत्ति नहीं होगी, ये सरकार की संपत्ति होगी। और सरकार की संपत्ति होने का फ़ायदा ये होता है कि सरकार सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देती है, सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती है, प्रॉफिट कम कमाने की कोशिश करती है। तो मजदूरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ये सोचकर बैंक एंड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज्ड किया गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। कोई भी ज़मीन अब मतलब किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं रहेगी, बल्कि वो सरकार की हो जाएगी और सरकार सबको बराबर बराबर बांटेगी। देयर बाय अलाउ पीजेंट्स टू सीज इट फ्रॉम द नोबिलिटी। और जो ऊपर पहले के जो मिनिस्टर्स बैठे थे, जिनको पहले से सुख सुविधाएं मिल रही थी, उन सब से क्या कहा गया कि जितने भी गरीब लोग हैं वो उनसे ज़मीन छीन सकते हैं, सीज कर सकते हैं। इन अर्बन एरियाज हाउसेस वेयर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। अगर मान लो कि एक बड़ा घर है तो उसको छोटे छोटे जो मजदूर लोग थे उन लोगों ने अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के अनुसार बांट लिया था। ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल वेयर बैंड। पुराने जो एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स थे, मतलब जैसे लोहार, चमार, ऐसे टाइटल्स जो थे उनको बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। सबके लिए नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस टू द आर्मी एंड द ऑफिशियल्स। ठीक है, कुछ लाइंस आपको लिखनी है कुलाकस, डूमा और लिबरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि कुलाक्स क्या है। इट इज़ द रशियन टर्म फॉर वेल्दी पीजेंट्स। क्या है कुलाक्स? ये एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ है वेल्दी पीजेंट्स। जो अमीर मजदूर थे, मतलब जिनके पास अच्छा सामर्थ्य था, पैसे थे, उनको क्या कहा जाता था? कुलाक्स। हु स्टालिन बिलीव्ड वेयर होर्डिंग ग्रेन्स टू गेन मोर प्रॉफिट। 1927 से 1928 के बीच द टाउन्स ऑफ सोवियत रशिया वेयर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। इस समय भोजन की कमी थी, ठीक है, सोवियत रशिया के शहरों में। कुलाक्स वेयर थॉट टू बी पार्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ऐसा माना जाता था कि जो ये कुलाक्स हैं, जो थोड़े पैसे वाले पीजेंट्स हैं, मजदूर हैं, ये मेनली जिम्मेदार हैं। Also the developed modern farm and run them along industrial lines. The party under the leadership of Stalin thought it was necessary to eliminate kulaks. और इनको लगा कि कुलाक्स को ख़त्म करना होगा, वरना फूड ग्रेन्स की सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की क्रांति के समय, द टीसार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन द रशिया। दिस इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया वॉज कॉल्ड डूमा। तो डूमा क्या है? एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है। डूमा क्या है? एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है। वुमेन वर्कर बिटवीन 1900 टू 1930, 1900 से 1930 के वक्त महिला जो कार्य करने वाली थी उनके बारे में क्या जानते हैं? दे मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 30 लोग वुमेन्स हैं। और ये कब? 1914 में। बट वी आर पेड ऑलमोस्ट हाफ एंड 3/4 ऑफ द वेजेस गिवन टू मेन। यानी कि अगर मेन को 100 रुपया दिया जाता था तो वुमन को 75 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ दिया जाता था। ठीक है, सेम काम करने पर, एक जैसा काम करने पर भी महिलाओं को आधा या फिर कितना, 3/4 दिया जाता था। हावेवर इंटरेस्टिंगली इट वेयर द वुमन वर्कर्स who led the way to strike during the February Revolution। लेकिन फिर भी जो फरवरी की क्रांति थी उसमें महिलाओं का योगदान अधिक था। अब हम बात कर लेते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स के बारे में वैसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। दे espoused a nation that was tolerant toward all religion
one that would protect individual right against the government. Although the liberal wanted an elected parliamentary form of governance, they believed that the right to vote must only belong to the men, and that to the ones who were property holders. तो लिबरल्स के बारे में बताता है कि लिबरल्स क्या सोचते थे कि सिर्फ मेंस को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वोटिंग राइट सिर्फ मेंस के पास होना चाहिए और स्पेशली उनके पास होना चाहिए जो लैंड ऑनर है। किनके पास? लैंड ऑनर है। ठीक है। स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था? तो स्टालिन बिलीव दैट कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग ग्रेन सप्लाई इन रसिया। मतलब छोटे छोटे, देखो ये मेरा खेत, ये किसी और का खेत, ये किसी और का खेत और ये किसी और का थे। तो कलेक्टिवाइजेशन में क्या किया जा रहा था कि ये सारे खेतों को एक साथ मिला दिया जाता था और कहा जाता था कि आप सब मिलकर पूरे खेत पर कोई एक अनाज उगाइए। ठीक है। और ऐसा लगता था कि ऐसा करने पर अनाज ज़्यादा उगेगा और अनाज की कमी खत्म हो जाएगी। ही बिगेन कलेक्टिवाइजेशन इन 1929, 1929 में उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया। ऑल पीजन्स वेयर फोर्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, कलेक्टिव फार्म्स को कोलहोज कहा जाता था और सारे जितने भी लेबर्स थे उन सबको कहा गया कि आपको एक साथ कलेक्टिवाइजेशन में काम करना पड़ेगा। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर टू द ऑनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। Many peasants protested such attempts and destroyed livestock to show their anger. But कुछ जो वहाँ के मजदूर थे उन्होंने वहाँ के जीव मतलब लाइव स्टॉक्स को ही मार दिया, गाय बैलों को बकरियों को मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया। कलेक्टिवाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम था उससे जो उम्मीद थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। और उम्मीद क्या थी कि फूड सप्लाई जो है, फूड की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी, बट वो ठीक नहीं हुई। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।